राजा रानी की कहानियां आपने बहुत सुन रखी हैं। आज आप तो भीखू की कहानी सुनिए। जैसे अपने मूड को बदलने के लिए आप कभी-कभी भारतीय संस्कृति पर तरस खाकर शास्त्रीय संगीत सुन लेते हैं, वैसे ही सही। भीखू एक शहर में रहता है। वह यहाँ बिन बुलाया मेहमान था। भीखू शहर को बर्दाश्त कर रहा था या शहर भीखू को यह बता पाना जरा मुश्किल है। भीखू इस देश का होकर भी इस देश का नहीं है, क्योंकि उसके पास वोटर कार्ड नहीं है। इस वक्त शहर के एक अति व्यस्त बाजार की एक सड़क फिलहाल फौरी तौर पर उसका ठिकाना बनी हुई है। सड़क का नाम इरादतन आपको नहीं बताया जा रहा है, तो भीखू की कहानी शुरू होती है अब। भीखू अगर अपनी वाली पर आ जाए, तो क्या नहीं कर सकता। यह कोरी डींग नहीं साहब। अभी पिछले दिनों की बात है। भीखू ने बहुत ही नाटकीयता से पुलिस वाले की जेब से पैसे निकलवा ही लिए। सहसा घटित हुए विश्व के इस 8वें आश्चर्य पर उसके संगी साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस घटना से भले ही अघोषित रूप से ही सही, मगर भीखू की हैसियत अपने बिरादरी वालों में राजा की सी हो गई। वैसे वह है भी अपने मन का राजा। अपने मन की सुनता है, अपने मन की करता है। मन हुआ तो आज का धंधा किया, नहीं तो आराम तलबी से सौदा कर दिन को खूंटी पर टांग पाव पसार सो गया। मन आया तो पहर दो पहर मांगा, नहीं तो लगा अखबार बांचने, पुराना ही सही। ऐसे ही एक दिन भीखू को अखबार बांचते एक राहगीर ने देखा तो ऐसे भड़का गो कि जिले के कप्तान को दौरे पर थानेदार साहब सोते हुए मिल गए हों। वह बड़बड़ाया, अगर पढ़े लिखे हो तो कोई काम करो। राहगीर की धमकी रूपी यह नसीहत भीखू के सिर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि भीखू को उसकी बातें भरी दोपहरिया में किसी चलती हुई गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट सरीखी नितांत बेतुकी लगी। मगर राहगीर की इसी एक बात को थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ बार बार दोहराने पर भीखू को आखिरकार बोलना ही पड़ा। वह जो बोला, उसे सुन राहगीर ने फिर उस राह से कभी न गुजरने की कसम खाई। भीखू ने उससे कहा था, कुछ मालूम है आपको, इस समय देश में बेरोजगारी दर कितनी है? उसी का मैं भी एक हिस्सा हूं। मुझे उसमें से अलग क्यों करते हो भाई? बेरोजगारों में मेरी भी गिनती करो न। भीखू को मात्र भिखारी कहना उसके साथ अन्याय होगा। भीखू को एक शाही भिखारी कहना ही उचित जान पड़ता है। भिखारी के आगे शाही। आप इसे जनता के साथ दी जाने वाली जनार्दन की विरुदावली जैसा कोई कर्मकांडी उपक्रम न समझें, नहीं तो भीखू के साथ किया गया कोई निष्ठुर प्रहसन ही, बल्कि इस शाही शब्द के सहारे उसकी शख्सियत को सामने लाने की एक ईमानदार कोशिश की गई है, क्योंकि उसके मांगने में गिड़गिड़ाने का भाव न होता, नहीं तो मांगते वक्त वह कहीं से याचक ही लगता। इस बाबत उसके कुछ संगी साथियों का मत है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण ससुरे में अकड़ आ गई है। वह कक्षा 8 तक पढ़ा है या कक्षा 10 तक, इसको लेकर उनके बीच संशय था। नक्कू तो खुले आम कहता फिरता है, पढ़ने के कारण आदमी का दिमाग फिर जाता है, फिर वह अपनी माटी की ही मिट्टी पलीत करता है। नक्कू उसका चिर प्रतिद्वंद्वी है। न चाहते हुए भी नक्कू को भीखू का मुंह रोज ही देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हैं। आसपास के सारे भिखारियों में नक्कू की आय सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह तरह तरह के स्वांग कर लेता है। भीख मांगते वक्त कभी उसकी मां मरती, तो कभी बाप, कभी उसका हाथ टूटा होता, तो कभी टांग, कभी उसका बेटा बीमार होता, तो कभी बीवी। अपने साथियों की बस एक फरमाइश पर वह अपने आंखों से गंगाजमुना की धार निकाल देता। उसका यह हुनर उसके साथियों के मनोरंजन का सबब था। रात को नक्कू जब ठेक से लौट कर आता तो बहुत कोहराम मचता। आसमान की ओर देख जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता, देख देख, तू ही नहीं लीला रचता है, मैं भी रचता हूँ। मगर तू भगवान और मैं भिखारी,
फिर फूट फूट रोता। मगर जब बात आती है साख की, तो नक्कू भीखू से कोसों दूर ठहरता। इस कारण से भी नक्कू भीखू पर ताने मारने का कोई मौका न चुकता। भीखू को ताने खिलाने का एक वजह और थी। वह थी भीखू की कटकाठी। दोहरे बदन का भीखू, देखने में सुदर्शन, बड़ी बड़ी आंखें, किसी बैल की तरह, आवाज में खनक, सांड जैसी ठसक। नूरा, कालू, मुन्ना जैसे कई दूसरे भिखारी भीखू के पीठ पीछे दबी जुबान में कहते भी थे कि अगर इसको धोपोंछ कर खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा। मगर भीखू इन सब बातों से बेपरवाह अपनी ही दुनिया में खोया रहता। भीखू के इस बेलोस अंदाज से नक्कू जैसे कुछ दूसरे भिखारी को बहुत ईर्ष्या होती। आखिर अभाव में कोई ऐसे कैसे बेफिक्री से रह सकता है। मगर इसी रहनंदाज के चलते भीखू वहीं कुछ दूसरे भिखारी साथियों का आदर्श भी बन बैठा था। भीखू उनके मरे हुए स्वाभिमान का प्रतीक था। अपने मुश्किल घड़ी में वह भीखू का याद कर अपना मनोबल बढ़ाते। मगर भीखू की अपनी इस आदत पर उसे अक्सर लोगों के तीखे और व्यंग्य बुझी बातों के तीर भी झेलने पड़ते, जो उसे भीख न मिलने की क्षतिपूर्ति के रूप में मिला करते। मगर मजाल है भीखू ने कभी अपनी टेक छोड़ी हो। वह आज की राजनीति में आई हुई निर्लज्जता की तरह अटल रहता। रत्ती भर भी जो डिगा, वो भीखू नहीं। अपनी इस हेकड़ी को, जी हाँ, उसके मांगने की इस अदा को कुछ लोग हेकड़ी कहते हैं, वह अपनी प्रकृति, अपनी माटी बताता है। जब किसी ने भीखू की इस हेकड़ी पर ऐतराज जताता, तो भिखू उसे लंबा चौड़ा लेक्चर पिला देता। लेक्चर कुछ यूं होता, अरे साहब, हर कोई किसी न किसी से मांगता ही है, फिर मांगने में शर्म कैसी। सब अपने अपने भगवान से मांगते हैं। मैं भगवान के बनाए बंदों से मांगता हूं। मालूम है भगवान मुझे मोटर बंगला देने से रहा। जब ये सब देगा नहीं, तब 1-2 रुपया के लिए इतने बड़े भगवान को क्या तंग करना। क्या साहब, सरकार विकास के नाम पर मांगे तो अनुदान, व्यापारी व्यापार बढ़ाने के नाम पर मांगे तो लोन, पंडित पंडा मंदिर बनवाने के नाम पर मांगे तो दान, कमेटियां त्योहार के नाम पर मांगे तो चंदा, नेता प्रजातंत्र के नाम पर मांगे तो वोट, लड़के का बाप शादी के नाम पर मांगे तो दहेज, सरकारी साहब काम करने के नाम पर मांगे तो घूस, और जब भीखू जैसा कोई गरीब मांगे तो आग कथू। पेशा और पोशाक बदल जाने से हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय। हम भी तो आपके चिल्लरों के बदले आपको दुआएं देते हैं सरकार। जब अपने यहाँ आया हुआ कोई विदेशी मेहमान खूब सारा रुपया देता है, तो आप सब तालियां पीटते हो। जब हम आपसे अपनी मदद की गुहार लगाते हैं, तो भिखारी कहकर लानत भेजते हो। क्या साहब, मांगतों के देश के एक गरीब मजबूर की मन्नत जल्दी से पूरी करो ना। लेक्चर काफी लंबा होता, इसलिए सब का सब यहाँ नहीं दिया जा सकता। उसका लेक्चर सुन कुछ राहगीर अपने अपशब्दों की बौछार से उसे भीगते हुए आगे बढ़ जाते, तो कुछ अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसकी तरफ चिल्लर उछाल देते। मगर अधिकतर राहगीर थोड़ी देर वहीं रुककर उसके लेक्चर का मजा उसी तरह से लेते जैसे रति क्रिया के परिणामस्वरूप कुत्ते कुतिया के एक दूसरे से आबद्ध होने पर गली मोहल्ले के लौंडे लेते हैं। भीखू जहां बैठा करता, वह इलाका काफी चर्चित हो गया था। आसपास के दूसरे इलाकों में भी भीखू की चर्चा होने लगी। न सिर्फ भिखारियों के बीच, बल्कि संभ्रांत लोगों के बीच भी। लेकिन भीखू की इस ख्याति की वजह से आसपास के रहवासी खुश नहीं थे। भीखू उनके लिए एक फूहड़ आइटम सॉन्ग के मानिंद था, जो यकीनन ही किसी फिल्म की तरह उनके इलाके का चर्चित तो कर रहा था, मगर था तो वह अश्लील और आपत्तिजनक ही। कई बार तो भीखू के मुंह से निकले एकाध अंग्रेजी के शब्द उनके जले पर नमक छिड़कने का काम करते। इसका नतीजा यह निकला कि भले ही अस्फुट ही सही,
मगर भीखू के विरोध के स्वर उसके इलाके में उठने लगे। वह कहते भी है कि जो चीज आपकी विशेषता होती है वही चीज कमजोरी भी बन सकती है। जो जहर सांप की रक्षा करता है उस जहर के लिए सांप को मारा भी जाता है। भीखू की हेकड़ी, प्रकृति या आदत जो भी कहें, उस पर भारी पड़ने लगी। भीखू का अधिकारपूर्वक मांगना धीरे धीरे लोगों को अखरने लगा। इलाके के लोगों का मानना था कि वह अधिकारपूर्वक कैसे मांग सकता है। क्या वह कोई राजनेता का वारिस है या मंदी की मार खाई हुई मल्टीनेशनल कंपनी कोई? कुछ टाई पहने हुए बाबू लोग हंसकर व्यंग्य किया करते थे कि जनाब भीख नहीं, बेल आउट पैकेज मांगते हैं। जो भी हो, कुल मिलाकर भीखू की आमदनी, जिसे भीखू मेहनताना कहता, बहुत कम हो गई। इतना ही नहीं, जब कोई अनजान राहगीर रुककर अगर भीखू को कुछ पैसे देता तो आसपास के दुकानदार हो हल्ला मचाकर उसे ऐसा करने से मना कर देते। देश की राजनीति में साधारण कार्यकर्ता से नेता बनने के स्वस्थ सुलभ अवसर की तरह से धीरे धीरे भीखू की आय कम से कमतर होती चली गई। नतीजतन भीखू के दिन उपवास के सहारे दिन गुजरते लगे। तदुपरांत भीखू को कुछ दूसरे भिखारियों से मुफ्त में सुझाव मिलने लगे, जैसे वह अपना स्वभाव बदल ले, मांगने की अदा बदल ले, गरीबी और अकड़ दोनों साथ नहीं चल सकती, नाज और नखरे तो अमीरों को ही शोभा देते हैं, वगैरह। मगर बेपरवाह भीखू उनकी बातों पर कान न धराता। वह जानता था उन सब की बातों में कितना दूध है और कितना पानी है। जब कोई उसका साथी भिखारी उसे फ्री फंड में सलाह देता तो भीखू के ये बोल फूटते, सब स्याले किसी घुटे नेता की तरह ही विदेश से काले धन को लाने की बात करते हैं। भीखू का यह वाक्य उसके हृदय से निकलता तो जरूर था, मगर मुख से बाहर न आता था। वह नहीं चाहता उसके कारण उसके साथियों का दिल दुखे। पहले पहल तो अपने साथियों द्वारा उसे खूब सुझाव मिले, मगर हाल के दिनों में धीरे धीरे सुझाव की जगह उसे तिरस्कार मिलने लगा। इसकी एक वजह तो यह थी कि भीखू द्वारा उनके किसी भी सुझाव पर अमल न करने से वे सब अपने को उपेक्षित समझने लगे। इसकी दूसरी वजह यह थी कि उनके इलाके में इन दिनों कुछ नए भिखारी भी आ जमे थे। लिहाज उनके बीच प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो चली। ऐसी गला काट प्रतियोगिता में भीखू का बाहर होना उनके जमने की संभावना को बल देता था। भीखू तेजी से कमजोर होने लगा, क्योंकि वह अक्सर ही भूखा रहने लगा। इस बात पर उसके संगी साथी खुश होने लगे, मगर इसके साथ ही वे उसकी बिगड़ती हालत पर अफसोस भी जताते। उनकी खुशी भी सच्ची थी और अफसोस भी। अभाव के पहाड़ को काटते काटते कब ये सब खुद भी पत्थर के हो चले थे इन्हें स्वयं ही पता नहीं था। लेकिन वह पत्थर जिसके नीचे संभावनाओं से भरी हुई मासूम कोमल दूब उगी रहती है। जैसे पेट्रोल के बढ़े दाम अपने साथ कई चीजों के दाम भी बढ़वा देता है, वैसे ही कमजोरी अपने साथ भीखू के शरीर में कई बीमारियां भी लाई। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन उसका चिर प्रतिद्वंद्वी नक्कू वहीं सड़क की दूसरी तरह से ऊंची आवाज से बोला, तू भी लोगों की आंखों में धूल झोंक, क्योंकि धूल झांकने वाला इस देश में कभी भी धूल नहीं फांकता। यह सुनकर भीखू मुस्कुराया तो जरूर, मगर उसने उसकी सलाह को अपने शरीर पर बैठती मक्खी की तरह उड़ा दिया। भीखू अपनी ही माटी का बना था, मगर अब माटी झरने लगी थी। बाजार में खरीदार बढ़ने के बावजूद उसकी घटती आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं आया। बाजार की रौनक के बीच वह गृह उद्योग की तरह पस्त पड़ा था। इधर नई नई इमारतें बन रही थी तो उसके आसपास नए नए अपरिचित भिखारियों की नई खेप भी आ रही थी। देखते ही देखते उसके कितना कुछ बदल गया था। पैसे उगलने वाली कितने मशीनें लग गई थी, जिसके सामने चमचमाती हुई कारें रुकती और उसमें एक कार्ड डालने से भक्क से रुपया बाहर आ जाता। इस दृश्य को देखकर सारे भिखारी हतप्रभ रह जाते।
मगर भीखू सोच में पड़ जाता। वह सोचता कि इनके पास इतने पैसे हैं,